So TY-BCom level pay, it's not expected that you are supposed to make the calculation for the deductions. Okay, ये मैंने आपको पहले भी बोला था, gratuity, pension, leave salary, all deductions are given to you. At TY-BCom level, they don't expect, the university never expects you to make the calculations. चाहे तुम लोग को deductions सिखाए जाते हैं, सेक्शन 1010, सेक्शन 1010A, सेक्शन 1010AA, ये आपने किया डिटेल में, लेकिन इनको अप्लाई करने का काम आपको नहीं करना है. ओके, एप्लीकेशन उसका बहुत रेयर, कोई टफ टीचर रहेगा ना, टफ पेपर सेटर, तो वो पेपर में आपको कैलकुलेशन देगा, अदरवाइज कैलकुलेशन नहीं आता है. तो किस प्रकार के प्रॉब्लम्स एग्जाम में आते हैं, तो ये आप देख सकते हो किस प्रकार के प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में आते हैं. दिस इज द एग्जाम्पल. ओके, see what is the problem. Mr. Hitesh was an employee of Reliance India Limited since 1983, covered by Payment of Gratuity Act 1972. Retired on 31st January 2020. इस साल में करंट प्रीवियस ईयर में ये हितेश, मिस्टर हितेश रिटायर हो गया. ठीक है, मिस्टर हितेश रिटायर हो गया एंड ही इज कवर्ड अंडर पोगा. अब आपको मालूम है पोगा का यहाँ पे वर्ड क्यों दिया गया है, तो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं वो डिडक्शन, क्योंकि वो डिडक्शन हमको थियरी क्वेश्चन में काम आता है. 5 मार्क्स का आपको प्योरली क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक्सप्लेन द डिडक्शन ऑफ ग्रेचुटी, तो वहां आपको वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ठीक है, सो क्या आप एक्सप्लेन करोगे? देखो, ग्रेचुटी अंडर सेक्शन 1010, इट इज पोस्ट रिटायरमेंट और इट इज यू कैन से retirement benefit given to an employee. Okay, gratuity, for the purpose of gratuity, the employees are divided into 2 categories: government employees, non-government employees. Government employees, the amount of gratuity is totally exempt or tax free. For non-government employees, the employees are to be classified, employees are to be bifurcated into 2 categories, that is covered under POGA 1972 and not covered under POGA 1972. POGA is Payment of Gratuity Act. So जो Payment of Gratuity Act 1972 में covered है, उनके लिए डिडक्शन क्या रहेगा ग्रेचुटी का? रुपीज 20 lakhs. आई सपोज 20 lakhs ही था, वो हर साल चेंज होता है एक्चुअली. यस, रुपीज 20 lakhs, या फिर 15 days salary for each completed year of service, या फिर actual amount received whichever is less. उसके बाद not covered under POGA, same deductions are there, rupees 20 lakhs, या फिर half month salary for each completed year of service, या फिर actual amount received whichever is less. ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी कवर्ड अंडर पोगा. कवर्ड अंडर पोगा यहाँ पे क्लियर कर देखो दिया हुआ है आपको. So the person is retiring on 31st January. इसका मतलब उसने जॉब कितने महीने के लिए किया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 10 months. 31st जनवरी है, जल्दबाजी में उसको आप 9 months मत ले लेना. बहुत सारे स्टूडेंट्स 1 जनवरी आ गया दिमाग में तो दिसंबर तक कैलकुलेट करते हैं, वो मत करना. 31st जनवरी बोला मतलब जनवरी का मंथ पूरा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 10 months का सैलरी. इसका मतलब फरवरी और मार्च पे उसको मिलना चाहिए पेंशन. ठीक है, 10 months का सैलरी, 2 महीने का पेंशन. एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एम्प्लॉयर पेड हिम ग्रेचुटी ऑफ रुपीज 65,000. क्लियर आपको दिया है 65,000, जिसमें से एग्जेम्प्ट है 51,000. इसका मतलब आपको कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है. नो नीड ऑफ मेकिंग वर्किंग नोट. ओके, no need of making working note, directly you can understand. हम लोग उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, ग्रेचुटी इधर कॉलम में 65,000 लेस एग्जेम्प्ट 51,000, बाकी जो बाहर गया 14,000. ओके, he received rupees 50,000 being the accumulated balance of recognized provident fund. अगेन मैंने आपको बताया था प्रोविडेंट का पैसा एग्जेम्प्ट होता है. recognized statutory provident fund का पैसा एग्जेम्प्ट होता है, क्योंकि प्रोविडेंट फंड का पैसा आपके ही अकाउंट में से हर महीने कट होता है और आपको रिटायरमेंट के टाइम पे दिया जाता है. इसका मतलब ये आपके लिए इनकम नहीं है, ये आपकी ही पूंजी आपको दी जा रही है. ओके, सो इसके लिए प्रोविडेंट फंड का पैसा एग्जेम्प्ट होता है. उसके बाद मेन पॉइंट पे आते हैं जो न्यू है आपके लिए. द ड्यू डेट ऑफ द सैलरी एंड अलाउंसेस एक्सेट्रा वाज फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ and it was paid on due date.
रिमेम्बर, मैंने आपको बताया था सैलरी इज चार्जेबल टू टैक्स ऑन ड्यू और रिसीव्ड बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर. Salary is chargeable to tax on due or received basis whichever is earlier. यहाँ पे ड्यू और रिसीव्ड एक ही दिन पे है. ओके, ड्यू और रिसीव्ड एक ही दिन पे है. वो एक दिन कौन सा है? नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट डे. अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट मंथ, अभी अगस्त चल रहा है, जुलाई की सैलरी मुझे मिली थी 16 तारीख को. ओके, जुलाई की सैलरी मुझे मिली 16 तारीख को. गवर्नमेंट सैलरी पेंडेमिक में, लॉकडाउन में लेट आ रही है. वैसे कभी मिलती थी 5 तारीख तक, कभी मिलती थी 10 तारीख तक. सो अगर किसी किसी कंपनी, जैसे मैंने आपको बताया था, कॉर्पोरेट्स में रूल होता है 12:05, 31 या 30 तारीख, आखिरी तारीख जो होती है महीने की, 12:05, 11:45 आपकी सैलरी आपके अकाउंट में चली जाती है. मतलब उसी दिन ड्यू हुई, आखिरी दिन खत्म हुआ कि ड्यू हुई और आपके अकाउंट में चली गई. So due or received on the same day. यहाँ पे भी ऐसा ही बोला हुआ है, ड्यू और रिसीव्ड ऑन द सेम डे ऑफ. सेम डे कौन सा है वो ड्यू और रिसीव्ड का? फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ. ओके, फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, प्लीज रिमेम्बर. इसका मतलब अप्रैल की सैलरी मिली होगी मई में, मई की सैलरी जून में, जून की जुलाई में, जुलाई की अगस्त में, अगस्त की सितंबर में, सितंबर की अक्टूबर में, अक्टूबर की नवंबर में, नवंबर की दिसंबर में, दिसंबर की जनवरी में, जनवरी की फरवरी में. ओके, सो 10 महीने की सैलरी इस प्रकार हमको मिली. अब आप ये बात ध्यान में रखोगे. ओके, 10 महीने की सैलरी आपको ड्यू डेट पे, यानी कि पहली तारीख नेक्स्ट मंथ के आपको मिली. ओके, आगे क्या बोलता है देखो. ही वॉज एंटाइटल्ड टू मंथली पेंशन ऑफ 400 with effect from first day of February 2020, which becomes due on the last day of the month. अब ये जो पेंशन है, पेंशन उसको लास्ट डे ऑफ द मंथ मिलती है. ठीक है, मिले या नहीं मिले, ड्यू हो जाती है. ड्यू और रिसीव्ड व्हिचएवर इज अर्लियर. इसका मतलब फरवरी की पेंशन फरवरी के आखिरी दिन पे ड्यू हो जाएगी. मार्च की पेंशन मार्च के आखिरी दिन पे ड्यू हो जाएगी. इसका मतलब जब आप कैलकुलेशन करोगे, आपको कैलकुलेशन में 12 महीने नहीं 13 महीने दिखेंगे. कैसे 13 महीने दिखेंगे, ये थोड़ा शांति रखो. जब हम लोग एक्सेल शीट में आएंगे, प्रॉब्लम करने बैठेंगे, वील अंडरस्टैंड. ओके, बस इतना याद रखना कि सैलरी जो थी नेक्स्ट मंथ की पहली तारीख को ड्यू होती थी, और पेंशन जो था आखिरी तारीख को ड्यू होता था. बस उतना याद रखो. Compute the taxable income of Mr. Hitesh on the basis of the following information. Basic salary 2,500, HRA 400 रुपया, टैक्सेबल वैल्यू इज 50% अमाउंट, मतलब 200 रुपया टैक्सेबल है और 200 रुपया एग्जेम्प्ट रहेगा. ठीक है. प्रोजेक्ट अलाउंस पेड 12,000 रुपए, बोनस पेड 3,600 rupees, and on the retirement encashment of earned leave that is credit of 15 months he received so and so amount which is exempt this much amount. So clearly आपको दिया हुआ है लीव सैलरी कितना मिला, कितना एग्जेम्प्ट हो गया. इसका मतलब इन चीजों में हमको दिमाग नहीं लगाना है. हमारा दिमाग सिर्फ सैलरी ड्यू, पेंशन ड्यू, उसके ऊपर जाएगा. ओके, आई होप द प्रॉब्लम इज क्लियर विथ यू. नाउ वी आर सपोज टू डू इट इन द एक्सेल शीट. चलो मैं इसको स्टॉप शेयर करती हूँ और हम इसको सॉल्व करने आते हैं. ये रहा मेरा एक्सेल शीट. ऊपर आप लिखेंगे नेम ऑफ द एसएससी, जैसे जो जो चीजें हम लिखते हैं, नेम ऑफ द एसएससी. चलो फटाफट प्रॉब्लम करते जाते हैं. I have taken a screenshot also so that I can use it. ओके, सो नेम ऑफ एसएससी मिस्टर हितेश. उसके बाद हम लोग उसके आगे नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर आपका कौन सा रहेगा? सेम 1920. ध्यान देना. प्रीवियस ईयर ये होगा मेरा 1920 एज यूजुअल. ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे लिखो असेसमेंट ईयर.
असेसमेंट ईयर 2021। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे लीगल स्टेटस, सब चीजें ये आपको लिखनी ही है। इंडिविजुअल, रेसिडेंशियल स्टेटस, आर एंड ओ आर, दैट इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये एक एजम्पशन है, ओके, दिया हुआ कहीं भी नहीं है, बट वी अज्यूम दैट ही इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ओके, अनलेस कुछ उल्टा बोला नहीं है, कहीं बाहर गया नहीं गया, वो कुछ तो बताया नहीं है, दैट मींस वी अज्यूम दैट ही इज अ आर एंड ओ आर कैटेगरी, ओके। अब चलो हम लोग प्रॉब्लम शुरू करते हैं। ये आपका बेसिक इंफॉर्मेशन था। ऊपर लिखो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। चलो अब जो मैं कर रही हूँ ना, तुम लोग बिल्कुल ध्यान से सुनोगे। लेट अस स्टार्ट विद पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, 3 कॉलम्स जैसे आप बनाते हो, अमाउंट के 3 कॉलम, 2 कॉलम, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है ना। सबसे पहले हमारा काम है बेसिक सैलरी। अब यहाँ पे मैं बेसिक सैलरी कितने महीनों की लूंगी, मैं वापस कैलकुलेट करती हूँ। देखो, मार्च से ये हमारा साल चालू है, हमारा साल चालू हुआ है अप्रैल से, राइट, अप्रैल 2019 से। अप्रैल में मुझे बताओ, आपको लास्ट ईयर के मार्च की सैलरी मिली होगी, करेक्ट, पहली तारीख को मिलती थी ना। सो लास्ट ईयर मार्च की सैलरी आपको अप्रैल में मिली, इसका मतलब मुझे मिला कौन सा सैलरी, मार्च का। यहाँ पे मैं अप्रैल की जगह पे पहले लिखती हूँ, इसको मैं यहाँ कर देती हूँ और यहाँ में लिखती हूँ मार्च, ओके। मार्च की सैलरी मिली अप्रैल में, मार्च की सैलरी मिली अप्रैल में, एक पगार मिली 2500 रुपया। फिर उसकी अप्रैल की मई में, मई की जून में, जून की जुलाई में, जुलाई की अगस्त में, अगस्त की सितंबर में, सितंबर की अक्टूबर में, अक्टूबर की नवंबर में, नवंबर की दिसंबर में, दिसंबर की जनवरी में, जनवरी की फरवरी में, राइट। मैंने काम 10 महीने किया है, आप यहाँ पे लिख के देख सकते हो। मार्च की मिली अप्रैल में, उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्यों? क्योंकि मार्च की सैलरी ड्यू होती थी नेक्स्ट महीने की पहली तारीख को, मतलब 1/4, ओके। ड्यू भी उसी दिन होती थी और रिसीव भी उसी दिन होती थी। आप तो बोलते हो ड्यू और रिसीव्ड बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर, लेकिन यहाँ तो ड्यू भी पहली तारीख को हो रही है, रिसीव भी पहली तारीख को हो रही है, तो आपकी वही डेट काउंट की जाएगी। इसका मतलब एक पगार आपको मिली 1 अप्रैल, फिर 1 मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जनवरी की पगार आपको मिलेगी फरवरी में, ओके। इसका मतलब फरवरी में आपको 2 पेमेंट मिलेगी। कैसे? फरवरी में आपको सैलरी भी मिलेगी, फिर फरवरी में आपको पेंशन भी मिलेगी, क्योंकि पेंशन होती है ड्यू और एट द लास्ट डे ऑफ द मंथ, ओके। पेंशन हो रही है ड्यू एट द लास्ट डे ऑफ द मंथ। इसका मतलब ये साल एक ऐसा साल रहेगा जिसमें आप 12 महीने का कैलकुलेशन नहीं, 13 महीने का कैलकुलेशन करोगे। कैसे? आप चेक कर सकते हो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फिर से फरवरी एंड मार्च, ओके। इज इट क्लियर? किसी को डाउट हो तो प्लीज अभी पूछ लो, बाद में क्या होगा, सब मिक्स हो जाएगा, फिर तुम लोगों को शायद याद न रहे ये चीज। इस प्रॉब्लम में सिर्फ यही पॉइंट है, सैलरी इज पेड ऑन रिसीव्ड और ड्यू बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर। यहाँ पे रिसीव और ड्यू दोनों नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख को हो रही है, ठीक है। आप बोलोगे ऐसे कैसे, हर साल 12 महीने होते हैं? बिल्कुल 12 महीने होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका ब्रेक हो रहा है ना जनवरी में। जनवरी में आप रिटायर कर रहे हो, जनवरी की सैलरी फरवरी में मिलेगी। वैसे क्या होता था, देखो, जनवरी की फरवरी में मिलती थी, फरवरी की मार्च में मिलती थी, मार्च की अप्रैल में, मतलब आप 12 महीने का इस साल लगाते थे, फिर नेक्स्ट ईयर 12 महीने, ऐसे चक्कर चलता रहता था। लेकिन अब अचानक ऐसा हो गया कि बीच में रिटायरमेंट आ गया, और रिटायरमेंट का पेंशन रूल क्या बोलता है कि आपको आखिरी तारीख को पेंशन मिलेगी। इसका मतलब फरवरी में आपके घर में 2 बार पैसा आएगा, एक जनवरी की पगार आएगी और एक फरवरी की पेंशन आएगी, ओके। उसके बाद एक मार्च की पेंशन आएगी। सो 2 महीने की पेंशन, 10 महीने की नहीं, 11 महीने की सैलरी,
आप सोच के देखो, मार्च की पगार मुझे अप्रैल में मिली, फिर मई में मिली, फिर जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जनवरी की मिली फरवरी, फिर फरवरी में मुझे मिला पेंशन, फिर मार्च में मिला पेंशन, हो गया 13 महीना। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी भी मुझे चैट में कुछ लास्ट में मार्च का क्या हुआ, मार्च तो डाला ना हमने, मार्च का पेंशन, राइट, मार्च का पेंशन 31 मार्च, क्योंकि आपको दिया हुआ है पेंशन वाज गिवन ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। इसका मतलब फरवरी में आपको डबल पेमेंट हुई है, लास्ट मंथ की सैलरी भी मिली है, इस महीने की पेंशन भी मिली है, और मार्च में तो मार्च की पेंशन मिल गई। सो ये हो गए आपके 13 मंथ्स टोटल। ओके, 11 महीने की सैलरी और 2 महीने का पेंशन। सो चलो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन में लगाते हैं। आई होप द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर। यस, ओके। So 11 months salary, 11 months into 2,500 कितना होता है देखो, 25,000 और 2,500, 27,500। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या क्या मिला हुआ है, HRA मिल रहा है 400 पर मंथ, हाउस रेंट अलाउंस। ओके, सेकेंड पॉइंट को लिखिए, सेकेंड पॉइंट HRA कितना मिल रहा है, 400 रुपया पर मंथ, 400 इंटू 11, माइनस करना चाहो डायरेक्टली माइनस करो, अलग से दिखाना चाहो अलग से दिखाओ, चलेगा। ठीक है, मैं इसको अलग से दिखा रही हूँ। लेस एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट या टैक्स फ्री आपको अमाउंट दिया हुआ है कितना, टैक्सेबल 50% है, इसका मतलब 50% इज टैक्स फ्री। 50% कितना होता है, 200 रुपया, 200 रुपया इज टैक्स फ्री। तो ये हो गया आपका फाइनली। LESS माइनस प्लस दो तो वो फटाफट फॉर्मूलाज पकड़ लेता है। एग्जेम्प्ट 200 इंटू 11 यानी कि 2200 इज एग्जेम्प्ट, और मिला कितना था वापस 11 महीने। क्यों, क्योंकि हम 11 महीने का कैलकुलेशन कर रहे हैं, भूल नहीं जाना। ओके, सो 44 में से 2200 हमारे गए, तो बाकी 2200 विल बी टैक्सेबल। आई थिंक वी शुड शिफ्ट दिस इन द नेक्स्ट कॉलम, तो आपको थोड़ा इजी लगेगा ये। ओके, ठीक है। सो HRA मिला था हमको 400 रुपए, 200 रुपए एग्जेम्प्ट, बाकी 200 रुपए टैक्सेबल। सो वो 200 इंटू 11 महीने का कैलकुलेशन, पूरा सैलरी का आप 11 महीने का करोगे, पेंशन का 2 महीने का करोगे। ओके, उसके बाद आती है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज प्रोजेक्ट अलाउंस। प्रोजेक्ट अलाउंस तो सीधा सीधा दिया हुआ है आपको, सीधा सीधा ले लो बस। प्रोजेक्ट अलाउंस अमाउंट गिवन इज 12,000। अब ये तो अलग अलग नाम पे पैसे मिलते हैं, वॉशिंग अलाउंस, शू पॉलिश अलाउंस, देन टेलीफोन अलाउंस, तो वो सब आपको लेते जाना है। उसके बाद है बोनस पेड। ओके, बोनस अमाउंट इज योर 3,600। उसके बाद एनकैशमेंट ऑफ लीव। अच्छा, उससे पहले हमको ग्रेचुटी भी मिला हुआ है, वो भी हम लोग डाल दे। अच्छा, पहले ठीक है, ये डाल देते हैं, एनकैशमेंट ऑफ लीव, लीव सैलरी। याद रखना, जॉब करते हुए जो लीव सैलरी मिलती है ना, वो टैक्सेबल होती है। आप जॉब कर रहे हो और आपको छुट्टी नहीं लेने के पैसे मिल रहे हैं, तो वो टैक्सेबल होती है। लेकिन जो रिटायरमेंट के टाइम पे जो भी पैसा मिलता है, मान लो रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा मिल रहा है, उसके ऊपर टैक्स भी लग रहा है, आप बोलोगे यार दिया ही क्यों। ओके, जस्ट अंडरस्टैंड व्हाई वी आर डूइंग दिस एग्जेम्पशंस। याद रखो ये एग्जेम्पशंस क्यों। आधार नंबर भी, आधार नंबर भी चाहिए। अभी ये सब क्या है, ये छोड़ो, तो टाइम पास हो रहा है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट लीव सैलरी। प्लीज अंडरस्टैंड, व्हेन यू गेट लीव सैलरी ड्यूरिंग योर जॉब, when you get leave salary during your job, that is taxable. लेकिन यहाँ जो हमको लीव सैलरी मिल रही है, ये रिटायरमेंट के टाइम पे, बिकॉज रिटायरमेंट के टाइम पे आपको पैसे की जरूरत है और कम से कम टैक्स पे करना है आपको। ओके, उस टाइम पे हमें उतनी क्षमता नहीं होती है कि आगे से सैलरी मिलेगी। आप 60 इयर्स के बुढ़े को 20 लाख रुपए का चेक दे रहे हो और 15 लाख या 10 लाख रुपए या 8 लाख रुपए उससे आप टैक्स ले रहे हो, तो बेचारे के पास बचेगा क्या। और उसके बाद उसमें ताकत भी नहीं है ना आगे काम करके वो कमा सकेगा।
इसके लिए रिटायरमेंट बेनिफिट्स में हमको एग्जेम्पशंस मिलते हैं। रेगुलर मनी अगर ये मिलती रहे, लीव सैलरी रेगुलर ड्यूरिंग वर्किंग मिलेगी तो पूरा पूरा टैक्सेबल होगा। ओके लेकिन यहाँ पे ये रिटायरमेंट बेनिफिट है, रिटायरमेंट बेनिफिट है तो अमाउंट कितना मिला हुआ है हमको रिटायरमेंट पे 15 मंथ्स का 37,500 और उसमें से हमको एग्जेम्प्ट दिया है लेस एग्जेम्प्ट अमाउंट इज 24,600। ठीक है 24,600 माइनस कर दिया हमने तो ये आ जाएगा 37 में से 24 13,000 12,900 रुपए। चेक करना मिस्टेक रहेगा कैलकुलेशन में तो वो तुम लोग देखोगे। ठीक है वो आपके पास कैलकुलेटर है। सो 12,900 दैट बिकम्स योर टैक्सेबल लीव सैलरी। उसके बाद ग्रेचुटी, हमको ग्रेचुटी मिली है, दिखाना है टैक्सेबल हो या नहीं हो। ग्रेचुटी कितनी मिली हुई है, कवर्ड अंडर पोगा 35 इयर्स और 7 मंथ्स का जॉब हमने किया था 65,000 मिली हुई है। ओके उसमें से एग्जेम्प्ट 51,000 तो ये हो जाएगा हमको टैक्सेबल 14,000। ठीक है उसके बाद ही रिसीव्ड 50,000 बीइंग आरपीएफ। आरपीएफ तो सीधा सीधा एग्जेम्प्ट है, यहाँ पे डाल देते हैं हम 7th। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ब्रैकेट में डाल दो एग्जेम्प्ट। चाहिए तो इसके लिए नोट लिखो, चाहिए तो इसको ब्रैकेट में डालो, लेकिन प्लीज इसको इग्नोर मत कर देना। तुमको मालूम है कि ये नील है, टीचर को नहीं मालूम है। टीचर समझेगी स्किप हो गया, इस पे 1 मार्क रहती है। आप वो 1 मार्क यहाँ पे क्लेम करो या नीचे नोट लिख के दिखाओ चलेगा। नोट में लिखो आरपीएफ इज नॉट कंसिडर्ड बिकॉज इट इज टैक्स फ्री या बिकॉज इट इज एग्जेम्प्ट। तो ठीक है वहां पे समझ में आ जाता है कि आपने कहीं ना कहीं आरपीएफ की पॉइंट लिखी, आपको 1 मार्क मिलेगी। लेकिन इग्नोर मत कर देना उसको कि लेना ही नहीं है तो छोड़ दिया, तो 1 मार्क अननेसेसरी चली जाएगी। ओके उसके बाद आरपीएफ के बाद आपको दिया हुआ है द ड्यू डेट ऑफ द सैलरी दैट वी हैव डन। पेंशन हमको लेना है बाकी। अब मंथली पेंशन इसको आप क्या बोलते हो, अनकम्यूटेड पेंशन। याद रखना मंथली वर्ड यूज किया ना तो टीचर को समझ में आएगा कि आपको टेक्निकल वर्ड्स याद नहीं है। ओके मंथली पेंशन 2 मंथ्स के लिए 400 रुपए के हिसाब से पेंशन मिल रही थी ना, हाँ 400 रुपए के हिसाब से इसको पेंशन मिल रही है। 2 महीने, 2 महीने कौन से, फरवरी और मार्च। ओके 2 महीने की पेंशन मिल गई। आई सपोज पूरा प्रॉब्लम हमने कंप्लीट किया। हाँ चलो ग्रॉस सैलरी देख लेते हैं इसका 73,000 इसमें आया हुआ है। आप लोग कैलकुलेट करो देखो कितना आता है। ग्रॉस सैलरी कैलकुलेशंस के लिए बुक पे डिपेंड नहीं करने का, कैलकुलेशंस यू कैन डू फॉर योरसेल्फ। 7 13 13 and 8 13 and 9 is 22 and 8 लग तो रहा है वैसा ही आएगा। ठीक है टोटल 73,000 चेक करो 73,000 यस। ओके जैसे ही ग्रॉस सैलरी आ गया बस हमारा प्रॉब्लम कंप्लीशन पे है। बस हमको उसके बाद लेना है 3 डिडक्शंस। सो लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16। कौन से डिडक्शंस होते हैं, पहला डिडक्शन होगा सेक्शन 16(1) स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो फिक्स है। ओके अमाउंट कितना फिक्स है इसका याद रखना, बार बार ये तुम लोग रिपीट नहीं करोगे तो तुमको वहां पे एग्जाम में तकलीफ होगी। 50,000 तो 50,000 रुपए ये फिक्स है। उसके बाद सेकेंड डिडक्शन है हमारा, बोलोगे सेकेंड डिडक्शन थर्ड डिडक्शन के बारे में प्रॉब्लम में नहीं दिया, हम नहीं लिखे क्या, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं। नहीं लिखना है बिल्कुल मत लिखो चलेगा, लेकिन मैं क्यों यहाँ पे करवाती हूँ ताकि आपका बार बार रिविजन हो। ओके सेकेंड डिडक्शन हमारा कौन सा होता है, सेक्शन 16(2). 16(2) इज फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन आपको याद है क्या था, एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन फॉर 2 टाइप्स, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट। नॉन गवर्नमेंट को नो डिडक्शन, ये नॉन गवर्नमेंट है, मैं यहाँ पे सीधा सीधा लिख देती हूँ नील। ओके नॉन गवर्नमेंट है क्योंकि, और गवर्नमेंट होता तो इसका डिडक्शन क्या था, ₹5,000 जो एक फिक्स्ड है, या फिर 1/5 ऑफ एक्चुअल बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का 1/5 या 20% आप जो भी बोलो, एंड थर्ड एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड व्हिचएवर इज लेस।
ओके क्या था गवर्नमेंट का 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी ₹5,000 या फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड व्हिचएवर इज लेस। सो यहाँ पे तो कुछ मिला भी नहीं है और ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो सीधा सीधा नील हो जाएगा। उसके बाद थर्ड इज सेक्शन 16(3). सेक्शन 16(3) इज प्रोफेशन टैक्स। अब इस प्रॉब्लम में प्रोफेशन टैक्स भी हमको नहीं दिया है तो हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, विल टेक इट एज नील। सो ये तीनों जब आप बाहर टोटल करके लेके जाओगे तो ये आएगा 50,000। देखो इस प्रकार आपके 3 कॉलम्स यूज हो रहे हैं। अगर तुम लोग देखोगे ना तो ये 3 कॉलम्स कैसे यूज हो रहे हैं। ये जो भी एग्जेम्पशंस है 4,400 में से 2,200 गया, 37,000 में से 24,600 गया, ये आप फर्स्ट कॉलम में कर रहे हो। तो उसके बाद ये जो अमाउंट हमने लिखा है 2,200, 12,000, 3,600 ये सेकेंड कॉलम में, और ये जो 73,000 लिखा है ये थर्ड कॉलम में। ओके लास्ट में 50,000 थर्ड कॉलम में। सो इस प्रकार आप कॉलम्स बाइफरकेट करो। आपको लगता है नहीं मुझे 3 कॉलम की जरूरत नहीं है, 2 कॉलम बना लूंगा, नो प्रॉब्लम। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कितने कॉलम्स बनाने हैं। सो योर फाइनल आंसर इज 23,000, जिसको आप नाम दोगे नेट टैक्सेबल सैलरी या इनकम फ्रॉम टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। जो भी वर्ड आपने लिखा चलेगा। ये आपका नेट टैक्सेबल सैलरी या इनकम फ्रॉम सैलरी या टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, जो भी लिखोगे आंसर इज ओके। सो दिस इज योर 23,000 फाइनल आंसर। चलो कुछ डाउट है तो पूछो। एक ही डाउट होगा 11 महीने का सैलरी क्यों लिया। 11 महीने का सैलरी इसके लिए लिया क्योंकि सैलरी हमको नेक्स्ट मंथ में मिलती थी। मतलब अगर आप 11 महीने की नहीं लोगे ना तो ये बात याद रखना, लास्ट ईयर के मार्च की सैलरी अप्रैल, ये देखो मैं इसको शेड कर रही हूँ, अप्रैल की 1 तारीख को जो सैलरी मिली है इसके ऊपर 2,500 के ऊपर आपका टैक्स रह जाएगा। आप बोलोगे इस साल के 12 महीने 10 महीने और 2 महीने का पेंशन में लगा रहा हूं तो पिछले साल का 1 महीना जो बाकी था उसका क्या। ओके वो तो छूट जाएगा फिर आपसे। सो सैलरी के ऊपर मुझे टैक्स भरनी ही है तो मुझे फरवरी में जब डबल पेमेंट हो रही है तो डबल टैक्स भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फरवरी में आपके अकाउंट में 2,500 रुपए भी आ रहे हैं जो पिछले जनवरी के महीने की सैलरी है, और पेंशन भी आ रहा है फरवरी का, तो आपको 13 महीने का पेमेंट करना ही पड़ेगा। 11 महीने का सैलरी, 2 महीने का पेंशन। ओके चलो एनी अदर डाउट। एक लास्ट लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर जो मैं लूंगी ना, एक जो प्रॉब्लम मैंने आपको दिया हुआ है शायद उसका सॉल्यूशन भी आ गया है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे लास्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक चालू करूंगी। बीच में 1-2 लेक्चर हम मार्केटिंग का लेंगे, थोड़ा शिफ्ट करने के लिए मार्केटिंग भी कवर करना है हमको। उसके बाद मैं तुम लोगों का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चालू करूंगी। ओके 2-3 टेस्ट लेके। अब मेरा मन एक्चुअली वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में कुछ दम नहीं है बेसिकली देखा जाए तो। आई वॉन्ट यू, देखो एक सिंपल बात बताती हूँ, ये तुम लोग का इंटरेस्ट इसमें होना ही चाहिए। सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट लो जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका, एक कोई भी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज देना। मैं अटेंडेंस रिकॉर्ड कर रही हूँ, कल मैं फिजिकल कॉपीज लेके आई हूँ कॉलेज से, मैं तुम लोग का अटेंडेंस रिकॉर्ड कर रही हूँ। उसमें जो जो स्टूडेंट्स नहीं रहेंगे, अब देखो मैं टेस्ट दूंगी ना तो टेस्ट का एक टाइम फिक्स करूंगी। मैंने ये सुना है कि आप में से कितने सारे स्टूडेंट्स जॉब पे जाते हैं। सो सुबह 7:30 से 8 का टाइम टेस्ट में मैं टेस्ट के लिए आपको दूंगी। उसमें आपको बैठ के लिखना है, क्वेश्चन पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर का आंसर आप पेपर पे लिखोगे। आधे घंटे का क्वेश्चन पेपर रहेगा, ठीक है। आधा घंटा मैंने 35 मिनट ले लिया, उसने 25 मिनट लिया, तुम पे भरोसा है मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आधे घंटे के लिए तुमको टाइम दिया जाएगा और उसके बाद मैं आपको एक ड्राइव शेयर करूंगी, यानी कि एक लिंक शेयर करूंगी। आपको उसके फोटोज निकाल के उस लिंक पे अपने नाम के साथ भेजने हैं। पेपर के ऊपर आपका नाम रहेगा और 2-3 जो भी है एक पीडीएफ बना के उसका उस लिंक में शेयर करना है, सो दैट आई गेट व्हाट यू आर सपोज्ड टू राइट द आंसर्स। अगर हम इसको असाइनमेंट फॉर्म में देते हैं गूगल क्लासरूम में, सब स्टूडेंट्स आंसर नहीं करते हैं। क्विज करके दिया तो भी काफी सारे स्टूडेंट्स ने क्विज में लास्ट टाइम आपने देखा कितने 146 में से कुछ 44 स्टूडेंट्स ने खाली क्विज दिया था। सो दैट बिकम्स यूजलेस देन। तो ये प्रॉब्लम्स जब तक आप नहीं करोगे मुझे नहीं समझ में आएगा वेदर यू आर एबल टू डू इट और नॉट। ओके सैलरी के 1 या 2 प्रॉब्लम मैं बाकायदा टेस्ट अनाउंस करूंगी, टेस्ट का टाइम फिक्स रहेगा, वो टाइम पे आपको बैठ के टेस्ट अपीयर करनी है। ओके एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर द प्राइज। व्हाट इज दैट प्राइज? दैट इज समथिंग सरप्राइज, ठीक है। सो लेट अस सी, वो डेट हम लोग एक फिक्स करेंगे। पहले कल का प्रॉब्लम होने दो, नेक्स्ट लेक्चर होने दो, उसमें हमारा ये टॉपिक खत्म होने दो। और प्लीज ये चीजों को छोड़ना नहीं, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आगे के टॉपिक्स थोड़े डिफिकल्ट हैं। ये टॉपिक्स कैसे हैं, ऐसे पानी की तरह खत्म हो जाते हैं। जैसे पानी पीने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता है,
सैलरी चैप्टर करने के लिए सोचना नहीं है। ओके बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं ये। जैसे जैसे हाउस प्रॉपर्टी में ही आप देखोगे कि कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो दिमाग में रखनी पड़ती हैं। तो जैसे आगे बढ़ोगे नेचुरली डिफिकल्टी लेवल इज गोइंग टू इंक्रीज। ओके सो प्लीज डोंट लीव दिस टॉपिक्स, रिपीट करो बार बार। आपको मैं रिकॉर्डिंग्स जो भेज रही हूँ उनको देखते जाओ एंड सी दैट क्या नहीं हो रहा है। आरपीएफ नहीं है, अच्छा आरपीएफ हम लोग डालना भूल गए, लिखा है ना, आरपीएफ इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ओके एंड दैट इज एग्जेम्प्ट। प्रोविडेंट फंड का पैसा एग्जेम्प्ट है, आरपीएफओ एसपीएफओ। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कुछ कुछ केसेस में टैक्सेबल होता है, लेकिन वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो तुमको कोई टेंशन नहीं लेना है। ओके आरपीएफ प्रोविडेंट फंड आरपीएफ ही आएगा आपको या एसपीएफ आएगा एट द मोस्ट। ओके सो इस प्रकार आपको ये प्रॉब्लम्स करने हैं, रिवाइज करो, कुछ भी डाउट है तो पूछ लो एंड सी दैट यू आर एबल टू डू इट। सो चलो ऑल द बेस्ट, आई एम एंडिंग अप विद द लेक्चर। टेक केयर, चलो बाय।